Everyone, welcome back to our YouTube channel Vinita Chauhan Online Classes. So today we are going to discuss about RPSC and RSSB practice paper 2. Okay, तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रैक्टिस सेट पेपर 1 को, तो उसमें हमने जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया था। तो उसी बेसिस पे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके पेपर 2 को। ओके, तो आप नोटबुक और कॉपी पेन ले लीजिए जो भी है आपके पास में। तो अब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो आप उनको एक बार नोट कर लीजिए। और इस तरह से अगर आप हर एक पेपर में जो भी नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो लास्ट में आपको एक अच्छे नोट्स रेडी हो जाएंगे, जिससे क्या है वो एग्ज़ाम में आपके काम आएंगे। जो भी एग्ज़ाम्स होंगे लाइब्रेरी साइंस के, तो आप उनको रीड आउट करके जा सकते हैं एग्ज़ाम्स में। तो चलिए आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर का जो क्वेश्चन है 67, तो इसमें जो क्वेश्चन है वो है स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं। तो इसमें आपके चार जो ऑप्शन है हमेशा की तरह। तो पहला जो ऑप्शन है वो है रूट डायरेक्टरी, और दूसरा जो ऑप्शन है मेन डायरेक्टरी, तीसरा जो ऑप्शन है इंटरफेस, एंड फोर्थ जो ऑप्शन है वो आपका प्लेटफॉर्म। तो आप इसमें से आपको एक राइट जो आंसर है वो चूज़ करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है रूट डायरेक्टरी, ये आपका करेक्ट है। तो रूट डायरेक्टरी के बारे में थोड़ी सी हम इन्फॉर्मेशन को और जान लेते हैं। तो रूट डायरेक्टरी जो है वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे कोई भी हमारे पास में कोई सिस्टम जैसे लाइक कंप्यूटर सिस्टम होता है, तो इसका जो स्टोरेज है तो उस स्टोरेज को कुछ इस तरह से मैनेज करके रखा जाता है। जैसे कि कोई फाइल है तो फाइल के लिए एक अलग सिस्टम बनाया गया है जिसको कंप्यूटर फाइल सिस्टम बोला गया है। अब कंप्यूटर फाइल सिस्टम क्या है कि किसी भी कंप्यूटर के स्टोरेज में कौन सी फ़ाइल को किस तरह से क्रिएट करना है और उसको कैसे अरेंज करके रखना है स्टोरेज के अंदर, और जब वो डिलीट हो जाए तो उसको किस तरह से मूव कराना है। ओके, तो इस तरह की जो प्रोसेस है वो कंप्यूटर फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग चलती है। तो कंप्यूटर फाइल सिस्टम के अंदर जो टॉप मोस्ट और जो फर्स्ट डायरेक्टरी जो होती है उसको बोला जाता है रूट डायरेक्टरी। और ये एक टाइप का एक हिरार्किकल स्ट्रक्चर होता है। हिरार्किकल स्ट्रक्चर मीन्स होता है कि जैसे सबसे टॉप पे जो डायरेक्टरी रहेगी वो रूट डायरेक्टरी रहेगी, उसके बाद में उसके अंदर जो ब्रांचेज होंगी मीन्स फिर से सब डायरेक्टरी आएगी, उसके अंदर फिर और सारी डायरेक्टरीज होंगी। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर चलता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम बात करें कि लाइक कोई ट्री है, ओके, उसका जो ट्रंक होता है मीन्स जो तना है, तो वो आगे चल के क्या होता है अलग अलग ब्रांचेज में डिवाइड होता है। ओके, तो अलग अलग जो ब्रांचेज निकल रही हैं वो कहाँ से निकल रही है, मेन जो उसका ट्रंक है वहाँ से। ठीक है, तो उसी तरह से इसका भी प्रोसेस होता है। जो मेन डायरेक्टरी है देन उसके बाद में उसकी सारी सब डायरेक्टरीज आएंगी। क्लियर है। तो जैसे जब भी कोई सिस्टम हमारा बूट करता है, ओके, बूट प्रोसेस जो होती है तो उसमें सबसे पहले जो प्रोसेस होती है वो आपकी रूट डायरेक्टरी को प्रोसेस किया जाता है। तो इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन थी रूट डायरेक्टरी के बारे में। तो इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा 70 जो क्वेश्चन है हमारा वो हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन है वो दे रखा है कि अनसॉलिसिटेड ईमेल्स को क्या कहते हैं। तो इसके जो आंसर है आपका जो फर्स्ट वाला है स्पैम, ये आपका आंसर है इसमें करेक्ट। अब ये करेक्ट आंसर क्यों है तो इसमें हम डिस्कस करते हैं। तो जो अनसॉलिसिटेड जो ईमेल्स हैं उनको अनइनवाइटेड ईमेल्स भी बोलते हैं। ओके, अनइनवाइटेड ईमेल्स अब क्या होते हैं कि हमारा कोई जो मेल आईडी है तो उसमें आप कभी आपने देखा होगा आपके इनबॉक्स में कभी कभी बहुत सारे सोशल जो वेबसाइट है वहाँ से कोई ना कोई ईमेल आते रहते हैं। ओके, लाइक अगर आप सोशल साइट से जुड़े हुए हैं, लाइक आप ट्विटर यूज़ कर रहे हैं या फिर फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ से बहुत सारे एडवर्टीजमेंट टाइप के मैसेज आपको मेल आते रहते हैं। तो वो क्या मेल है मीन्स वो एक अनइनवाइटेड मेल्स है जिसके लिए आपने कोई परमिशन नहीं दी बट फिर भी वो वहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, वो इसलिए होता है क्योंकि आप जब भी कभी किसी वेबसाइट पे जाते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं, तो वहाँ पर वो आपके मेल आईडी को वहाँ से ट्रैक करके और वो आपके मेल आईडी पे मेल करते हैं। और स्पेशली ये मेल किस टाइप के होते हैं, ये स्पेशली एडवर्टीजमेंट होते हैं। ओके, किसी कंपनी के। तो आप इनको एक एज ए स्पैम भी इनको रिपोर्ट कर सकते हैं। आपको ऑप्शन मिलता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास में अगर व्हाट्सएप आप यूज़ करते हो तो आपके पास में कभी फर्स्ट टाइम में अगर किसी अननोन नंबर से मैसेज आता है तो आपके पास में एक ऑप्शन मिलता है कि रिपोर्ट एज ए स्पैम। ओके, तो मीन्स क्या होता है कि वो एक अनइनवाइटेड मेल है, अनइनवाइटेड ईमेल्स है। ओके, तो आप इसको एज ए स्पैम रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको किस कैटेगरी में रखा गया है, स्पैम की कैटेगरी में इसको रखा गया है। तो इसी तरह से हम मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 83, तो 83 जो हमारा क्वेश्चन है वो भी हमारा लाइब्रेरी साइंस से कंप्यूटर साइंस से है। लाइब्रेरी साइंस के अंदर जो आपकी 5th यूनिट है तो इसको देखते हैं, हम डिस्कस करेंगे देन। ये 83 जो हमारा क्वेश्चन है वो थोड़ा सिंपल है। इसमें क्या है कि टेम्पलेट क्या है। अब जो टेम्पलेट जो होता है वो एक
मींस एक रेडीमेड स्ट्रक्चर होता है। रेडीमेड स्ट्रक्चर मींस होता है कि सपोज एग्जांपल के तौर पे हम बात करें कि कोई भी अगर आप वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, अगर किसी वेबसाइट को आपको डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले आपको उसका फ्रंट एंड देखना पड़ेगा। मींस उसका फ्रंट एंड कैसा, मींस हमारी जो वेबसाइट है वो किस तरह दिखनी चाहिए। तो फ्रंट एंड को डिज़ाइन करने के लिए हमें रेडीमेड बहुत सारे ऑनलाइन टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। तो रेडीमेड स्ट्रक्चर मींस क्या होता है कि जो हमारा फ्रंट एंड है वो ऑलरेडी रेडी होता है, तैयार होता है, बस हमें उसमें अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसकी कोडिंग करनी होती है बैकएंड पे। ओके, तो इसी तरह से ये टेम्पलेट बोले जाते हैं उनको, जो रेडीमेड स्ट्रक्चर होता है। तो जो इसका ऑप्शन डी आपका है वो संरचित विनिर्देश, ये आपका करेक्ट आंसर है। और इसी तरह से इसके टेस्ट सीरीज़ के कंटिन्यूशन में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 102 नंबर पे जो हमारा क्वेश्चन है वो भी हमारा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या है हमारा 102 ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 102 जो है वो सूचना पुनर्प्राप्ति वाक्यांश किसने प्रतिपादित किया। ओके, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसी तरह से आपके पास में 4 जो ऑप्शन है वो एस.आर. रंगनाथन है, J.D. ब्राउन है, कैल्विन मूर है और H.P. लोहान है। तो आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो ऑप्शन आपका सी है, ऑप्शन आपका जो सी है कैल्विन मूर, ये एकदम राइट आंसर है। और कैल्विन मूर ने इस टर्म को दिया था इंफॉर्मेशन रिट्रीवल को। अब अभी किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि ये जो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल जो टर्म है ये किसने दी, तो आपका आंसर हो जाएगा। और कब दी, तो आपका जो आंसर होगा 1950 1950। और कभी कभी जैसे नेट पे अगर या फिर किसी अदर बुक में देख लेंगे तो 51 भी हो सकता है। तो 1-2 साल इधर उधर होता है, तो आपको बस ये याद रखना है 1950। ओके, 1950। अब ये इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल जो है इसको इन शॉर्ट आप IR भी बोल सकते हैं। और ये किस तरह से काम करता है, जैसे अगर आपको कोई क्वेरी सर्च करनी है, मींस अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपके लिए कोई ना कोई उसकी कोई जो कीज़ होती हैं, जो क्वेरी है वो आपको सर्च करनी पड़ती हैं, जो टूल्स होते हैं। तो वहाँ पर क्या है, एक जो आपका कलेक्शन होता है, जो कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज है जिसको रिपोजिटरी बोलते हैं, वहाँ पर आपका जो ओरिजिनल जो कलेक्शन है, जो आपका डेटा है वो बैकएंड पे रहता है। और तो जैसे कि आप उसमें क्वेरी डालते हैं तो वो क्वेरी जो है वो पीछे जो हमारे बैकएंड में डेटा है उससे मैच होती है और उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो फैच होकर आपको रिज़ल्ट शो हो जाता है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। और जो इन्फॉर्मेशन जो आपका रिज़ल्ट आता है वो एक टेक्सचुअल फॉर्म में होता है, मीन्स एक टेक्स्ट के फॉर्म में होता है। ओके, तो इसी तरह से अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से टूल होते हैं जो इस तरह की सर्विस को प्रोवाइड कराते हैं, इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल की सर्विस को प्रोवाइड कराते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे लाइक आपका गूगल स्कॉलर है, पबमैट है, UK पबमैट सेंट्रल है, और इसी तरह से एल्जेवियर साइंस डायरेक्ट है और पबमैट क्वेस्ट है। तो ये सारे टूल्स हैं जो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल के सर्विस को प्रोवाइड कराते हैं। तो ये आपको बस याद रखना है। और इसी तरह से इसके कंटिन्यूशन में आगे बढ़ेंगे। और हमारा क्वेश्चन है 111 पे हम जाएंगे तो वहाँ पर एक क्वेश्चन मिलेगा हमें कंप्यूटर साइंस से, जो कि है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने 17 मई को विश्व सूचना दिवस के रूप में घोषित किया। तो आपके साथ में जो फिर से 4 ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन है आपका यूनेस्को, दूसरा जो है VWCIS एंड IFLA एंड WHO। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका WCIS। अब ये WCIS क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कई सारे पॉइंट्स हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आप इसको अगर गूगल पे सर्च करोगे तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकती है। ओके, तो उसको मैं आप दूर कर देता हूँ। तो सबसे पहले चीज़ जो है कि 17 मई को इन्होंने क्या बोला कि विश्व सूचना दिवस, एक वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन डे। तो बात करते हैं कि WCIS क्या है। तो सबसे पहले WCIS जो है वो वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। तो ये क्या है, एक टाइप की समिट, एक कॉन्फ्रेंस थी जो कि 2005 में ट्यूनिस एक कंट्री है वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। ओके, तो इसमें डिस्कस किया गया था इन्फॉर्मेशन के बारे में। मीन्स जो कंट्री डेवलप्ड है, मीन्स जो डेवलप कंट्री, विकसित जो कंट्री है, देश है, उसमें जो नेटवर्क है, और जो डेवलपिंग कंट्री मीन्स जो थोड़ी सी पुअर कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो नेटवर्क की कंडीशन है। तो उन्होंने क्या कहा था कि मतलब इस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको भी एक अच्छे लेवल पे वहाँ पर नेटवर्क को फैलाया जाए, मीन्स जो डेवलप कंट्री है उनके इक्वल लाया जाए। तो इस तरह से ये एक समिट थी, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जो कि 2005 में हुई थी। और जिस दिन ये कॉन्फ्रेंस हुई थी उसी दिन को इन्होंने क्या बोला, एक वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन डे के नाम से इसको जाना। तो ये वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन जो
डे है आपका विश्व सूचना दिवस, इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है? 17 मई को। और किसने इसको अनाउंस किया था? WCS ने। अब कन्फ्यूज़न ये है कि इसके बाद में 2006 का टाइम आता है, मार्च 2006। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, उन्होंने 17 मई को क्या डिसाइड किया, क्या अनाउंस किया? वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। तो अगर आपके सामने कभी ऑप्शन आ जाए कि वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसका भी आंसर आपका 17 मई है, जो कि इसी के कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ाया गया था। क्योंकि 17 मई पहले से ही डिसाइड हो गया था, जो डिसाइड किया था WCS ने, लेकिन इसी की कंटिन्यूएशन में इन्होंने आने वाले टाइम में मीन्स एक साल बाद 2006 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्या किया था, इसी डे को क्या बोला? वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। अब इन्होंने वर्ल्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने बोला कि नेटवर्क और कम्युनिकेशन को एडवांस किया जाए, जिससे कि जो हमारे लोग हैं, जो पीपल हैं, उनके बीच में एक कनेक्टिविटी बने। मीन्स जो लोगों के बीच में एक नेटवर्क को अच्छे से फैलाया जाए, ठीक है, जिससे कि कम्युनिकेशन और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्री है उसको इनकरेज किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। तो ये किसने किया था? ये किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। ओके, अब इसी में एक अगला जो पॉइंट मैं आपको बता दूं, इससे मिलता जुलता जो डे है वो एक और है, वो है आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। ओके, इसको कब अनाउंस किया गया था? इसको अनाउंस किया गया था 1972 को अनाउंस किया गया था, और ये सेलिब्रेट होता है आपका 24 अक्टूबर, मीन्स 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा डे? वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। ओके, कब इसको अनाउंस किया गया था? 1972 मीन्स 1972 में इसको अनाउंस किया गया था। किसके द्वारा अनाउंस किया गया था? ये सेम वही है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको अनाउंस किया गया था। तो आपके पास में जो कन्फ्यूजन थी वो मैंने दूर कर दी, और इससे रिलेटेड जो दूसरा आपका था वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, वो मैंने आपको बता दिया। ओके, तो इस तरह से आपके 3-4 क्वेश्चन इसमें कवर हो गए एक ही क्वेश्चन में। तो इसी तरह से हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका 115 जो क्वेश्चन है आपका। तो 115 नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है आपका ईमेल भेजते समय की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। ओके, तो इसमें बस ये पूछा है कि जैसे आप किसी को मेल कर रहे हैं, जैसे आपने मेल होगा, उसमें मेल में आपको कंपोज करना है। कंपोज मीन्स किसी को मेल अगर आपको सेंड करना है तो आपको कंपोज में जाना पड़ेगा। देन कंपोज में जाने के बाद में जो आपका एक बॉक्स खुलता है, ओके, तो उस बॉक्स में जो जो ऑप्शंस हैं मीन्स, तो वहाँ पर पूछा है कि जो मेल अगर आप सेंड कर रहे हैं तो उस मेल के बारे में मीन्स उस मेल के बारे में आपको कहाँ डिटेल लिखनी होती है। तो इसमें जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन है। मीन्स जो आप सब्जेक्ट वाला जो फील्ड रहता है उसमें आपको मेल के बारे में लिखना होता है। लाइक आप कोई फाइल सेंड कर रहे हैं, कोई वीडियो फाइल है, फिर ऑडियो है, फिर PDF फाइल है, तो उस PDF वो किसकी PDF फाइल है और किससे रिलेटेड है, वो वीडियो किससे रिलेटेड है, तो उस फाइल के बारे में आपको जो डिटेल लिखनी रहती है वो सब्जेक्ट आपको एक ऑप्शन मिलता है वहाँ पर, तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं। लाइक जैसे आप कंपोज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में एक बॉक्स खुलेगा, तो उसमें सबसे पहले जो ऑप्शन होगा वो फ्रॉम या फिर टू का ऑप्शन होगा, फिर उसके सेकंड नंबर पे आपका टू है या फ्रॉम होगा। देन थर्ड जो ऑप्शन आपको होगा मिलेगा वो सब्जेक्ट ऑप्शन है, जहाँ पर आप उस फाइल के बारे में डिटेल को राइट डाउन कर सकते हैं, जिससे कि सामने वाले को जब वो मेल मिलेगा, उसको रिसीव होगा, तो वो उस सब्जेक्ट को पढ़ के एक आइडिया लगा सकता है कि ये फाइल किससे रिलेटेड है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। डी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल है। ओके, तो इसी तरह से हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा 123 1 2 3 क्वेश्चन जो है वो हमारा लाइब्रेरी साइंस कंप्यूटर साइंस से है। कंप्यूटर साइंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि जंक ईमेल को भी कहते हैं। मीन्स ये सेम वही क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किया था, अनसॉलिसिटेड ईमेल्स जो हैं, अनइनवाइटेड ईमेल्स हैं, उनको हमने क्या बोला था? स्पैम बोला था। तो इसका भी सेम वही आंसर है, ये भी एक टाइप का स्पैम है। मीन्स जितने भी स्पैम आपके मैसेज आते हैं तो वो कभी कभी आपके एक जंक फोल्डर भी होता है आपके जीमेल में। कभी आप जाएंगे तो वहाँ पर एक जंक नाम से एक फोल्डर होता है, जहाँ पर सारे आपके स्पैम जो मैसेजेस हैं वो वहाँ पर स्टोर होते हैं। ओके, तो इसका भी आंसर आपका स्पैम ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 128 128। तो 128 पे जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा सूचना राजपथ किसे कहते हैं। ओके, तो ये काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, आपको बहुत सारे एग्जाम्स में मिल जाएगा। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो इसका आपको 4 ऑप्शन दिए उन्होंने। पहला तो है माउस, देन दूसरा जो है वो ईमेल है, और तीसरा जो ऑप्शन है वो मॉनिटर है, और चौथा जो ऑप्शन है वो इंटरनेट है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, आपको पता लग रहा होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो इंटरनेट। ओके, अब इंटरनेट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। तो इंटरनेट की जो शुरुआत हुई थी वो
1969 में इसकी शुरुआत हुई थी एक प्रोजेक्ट के तहत, जिस प्रोजेक्ट का नाम था एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ओके, जिसको इन शॉर्ट अर्पानेट बोला गया, अर्पानेट, ओके। अब अर्पानेट को क्यों बनाया गया था कि यूएसए के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ थी और यूएस का जो डिफेंस था उसको एक नेटवर्क में कनेक्ट करना था, ओके। तो उसके लिए उन्होंने क्या बनाया, एक एजेंसी के तहत एक प्रोजेक्ट को बनाया जिसको बोला गया अर्पानेट, ओके। देन फर्दर क्या होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के जो प्रोफेशनल्स थे, लाइक इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, स्टूडेंट हैं और रिसर्चर, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। और आने वाले टाइम में 1990 के दशक में ये जो अर्पानेट था और एनएसएफ नेट मींस नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क और प्राइवेट नेटवर्क, जो प्राइवेट कंपनीज़ के ऑर्गेनाइजेशन के जो नेटवर्क होते हैं, इन तीनों ने मिलके एक नेटवर्क को डिज़ाइन किया। मींस जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क थे, उन्होंने मिलके एक नेटवर्क को डिज़ाइन किया और उसको क्या बोला गया, इंटरनेट बोला गया। तभी इसी रीज़न के वजह से हम क्या बोलते हैं इंटरनेट को, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। मींस जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को मिला के एक जो नेटवर्क बनाया गया उसको क्या बोला गया, इंटरनेट बोला गया। तो ये कुछ डिटेल थी जो मैंने इंटरनेट के बारे में आपको बताई। तो इसी तरह से इसके कंटिन्यूएशन में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो क्वेश्चन है 149, ओके। तो 149 आपका क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हैं कि वो किस से रिलेटेड है आपका और क्या है क्वेश्चन। तो 149 जो आपका क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस राज्य के ज़िले में शुरू किया गया। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपका, केरल है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तेलंगाना है। आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए और इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है। तो आप एक कोई आइडिया लगा पा रहे होंगे कि कौन सा आंसर करेक्ट है इसका। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है केरल, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो इसके बारे में काफ़ी कुछ है बताने के लिए, मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन कर लेता हूँ और आप नोट्स कर सकते हैं। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है कि जो हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क जो है वो इंडिया का पहला, ओके, इंडिया का पहला हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क था, ओके। बात करते हैं कि इसको किसने अनाउंस किया, ओके। तो ये इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू जो इनका डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके, उन्होंने इसको अनाउंस किया है। बात करते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इसको किस मिनिस्टर ने इसको अनाउंस किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं वो है रविशंकर प्रसाद। तो इन्होंने इसको अनाउंस किया था, ओके। अब बात करते हैं कि इसको कहाँ पर इसको इनिशिएट किया गया था सबसे पहले इंडिया में। तो केरल स्टेट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, इदुक्की नाम से एक डिस्ट्रिक्ट है, इदुक्की नाम से एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर इसको सबसे पहले इंस्टॉल किया गया था इस सिस्टम को, इस प्रोजेक्ट को। और बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट क्या है, मीन्स क्यों बनाया गया है इसको, किसके लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। तो जो डिस्ट्रिक्ट पे जितने भी ग्राम पंचायत हैं उनको सबको एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करना और एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना, ओके, जिससे कि क्या है उनके आपस में जो इन्फॉर्मेशन का जो ट्रांसमिशन है उसको डिजिटल किया जा सके और उसको ईजीली एक दूसरे से कनेक्ट किया जा सके, ओके। अब बात करते हैं कि जो प्रोजेक्ट है जो चला है, जो हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क जो है वो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन ने तो बनाया होगा, ओके। तो उसके लिए फंडिंग कौन करता है, मीन्स उसके लिए कौन फंड दे रहा है। तो इसकी जो फंडिंग है वो कर रहा है आपका यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ओके। इन शॉर्ट अगर बात करें तो USOF, ओके, इसकी फंडिंग कर रहा है। और जो फंडिंग जो कर रहा है वो किसकी फंडिंग कर रहा है, मीन्स किस नेटवर्क के थ्रू इसको डिज़ाइन किया गया है, तो वो है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, ओके। ये एक प्रोजेक्ट था, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, अभी चल रहा है। तो ये क्या है, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, इस एजेंसी ने इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया है, हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क को, ओके। इन शॉर्ट अगर बोले तो इसको बोलते हैं NOFN, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। अब ये क्या है, जो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है, मीन्स इसमें जो डेटा का ट्रांसमिशन है वो किससे हो रहा है, वो हो रहा है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, ओके। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होती है, मीन्स एक टाइप के कनेक्टर्स होते हैं, एक केबल होती है, ओके, जिसके थ्रू डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है, ओके। तो इसमें ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जा रहा है और जिससे इनको एक दूसरे से कनेक्ट किया जाएगा, ओके। अब बात करते हैं कि इसमें जो नेटवर्क प्रोवाइडर जो कंपनीज़ हैं, ओके, तो वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया इस प्रोजेक्ट में। तो इसमें 3 जो ऑर्गेनाइजेशन है मेन आपके इंडिया के, तो वो है आपके BSNL है पहला, दूसरा जो है PGCIL और जो तीसरा है वो है रेलटेल, जो रेलवे का टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, उसने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो इस तरह से 3 जो नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं इसमें, ठीक है।
तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क के बारे में थी। मैंने आपको बताया ये इंडिया का पहला ऐसा नेटवर्क है और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और रविशंकर प्रसाद ने इसका अनाउंसमेंट किया है। और ये केरल के अंदर इदुक्की नाम से एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर सबसे पहले इसको इंस्टॉल किया गया है और इसको एक प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। उस प्रोजेक्ट का नाम है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। ये एक टाइप का प्रोजेक्ट है, इसके तहत इसको डिज़ाइन किया गया। अब इसकी जो फंडिंग है वो कौन कर रहा है, वो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF नाम से एक डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट जो है वो टेली कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है, वो इसकी फंडिंग कर रहा है। ओके, इसके जो नेटवर्क प्रोवाइडर है वो कौन है, वो BSNL है, PGCIL है और रेलटेल है। ओके, और ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। किसके लिए डिज़ाइन किया है, ग्राम पंचायत के लिए डिज़ाइन किया है। जितनी भी डिस्ट्रिक्ट पे ग्राम पंचायत हैं उन ग्राम पंचायत को एक दूसरे से कनेक्ट किया जा सके, उनको एक नेटवर्क में लाया जा सके। ओके, तो अभी इसको सिर्फ केरल में इनिशिएट किया गया है, बाद में इन फ्यूचर इसको धीरे धीरे अदर स्टेट में भी लाया जाएगा और फिर पूरे इंडिया में इसको फैलाया जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट का। तो ये जो क्वेश्चन था आपका 149, तो ये हमने डिस्कस कर लिया आज के इस पेपर में। ओके, तो इस तरह से जो हमने आज के इस पेपर में डिस्कस किए हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे और आपने काफ़ी सारे पॉइंट्स को नोट किया होगा। तो ये सारे पॉइंट्स को आप नोट करके रखिए और जो भी लाइफ साइंस के क्वेश्चन है लाइक विनीता मैम आपको डिस्कस करते हैं तो वो भी आप पॉइंट्स को नोट कीजिए। तो इस तरह से आपके एक नोट्स रेडी होंगे, तो जो एग्ज़ाम जब भी एग्ज़ाम होगा तो आप उन नोट्स को एक बार रीड करके जा सकते हैं, तो काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे वहाँ से। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज होगी, तो ये जो टॉपिक है वो और भी अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।